morning, students. Today we are going to discuss a very important chapter. This chapter is named as gravitation. Isaac Newton to realize that the earth attracts all objects towards its center. न्यूटन ने यह महसूस किया कि पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है. Newton generalized this idea and said that not only the earth but every object in the universe attracts every other object. न्यूटन ने इस विचार को सामान्य किया और कहा कि न केवल पृथ्वी बल्कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है. This force of attraction between two objects is called the force of gravitation or gravitational force. दो वस्तुओं के बीच आकर्षण के इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है. तो आइए हम इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करें. तो हेडिंग देते हैं ग्रेविटेशन. इसको हिंदी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं. देखिए, वैसे तो ग्रेविटेशन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना जो है वो तथ्य दे चुके थे, लेकिन इस ग्रेविटेशन चैप्टर पे सबसे अधिक न्यूटन का रिसर्च रहा है. न्यूटन हमेशा ये सोचते थे कि चीजें जो है वो नीचे क्यों गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं जाती है. जैसे हम अक्सर ये देखते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंद है, जो रेन ड्रॉप्स है, वो नीचे गिरती है. या फिर किसी पेड़ पे अगर फल लगा हुआ है तो वो फल टूट के नीचे गिरती है. तो न्यूटन सोचते थे कि भाई चीजें आखिर नीचे क्यों गिरती है, और वो इस पे बहुत अच्छे से रिसर्च किए. खैर, न्यूटन के पहले भी ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटी वर्ड है, उस वर्ड को बताने वाले बहुत से साइंटिस्ट रहे हैं. उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे. लेकिन न्यूटन ने ग्रेविटेशन पे काफी अच्छे से रिसर्च किया और बहुत सारे थ्योरी दिया. तो ध्यान देते हैं. हम जानते हैं कि हमारा जो ये मिल्की वे गैलेक्सी या फिर हम यूनिवर्स कह सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड, इसमें प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है. अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यूं कहें कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करती है, एक दूसरे को क्यों खींचती है. हम ये भी जानते हैं कि अर्थ जो है प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है. और हम ये भी जान चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि केवल पृथ्वी ही नहीं, केवल अर्थ ही नहीं, ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं. यूं कहें कि सभी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर की तरफ बल लगाते हैं, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं. आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है, जो मास होती है, उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है. उस बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से वो एक फोर्स जनरेट करता है जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है. हर ऑब्जेक्ट का एक मास होता है और उस मास का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है. तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और एक दूसरा मास यहां पे रखा हुआ है जिसका मास है m2. अब निश्चित है, हम जानते हैं कि ऑल ओवर यूनिवर्स में प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है. तो अगर ये मास m1 इस सरफेस पे हमने रखा तो ये मास m1 m2 को अपनी तरफ एक फोर्स के साथ
खींचेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा। जिस मैग्नीट्यूड के, मान लीजिए फोर्स F है, जिस मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ M1 M2 को अपने तरफ खींचेगा, M2 भी M1 को उसी मैग्नीट्यूड के साथ अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ। कहने का मतलब क्या है कि M1 अगर M2 को F मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ अपने तरफ खींचेगा, तो M2 भी M1 को F मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ ही अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम ये भी जान चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो मास का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। प्रत्येक मास का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि वो दूसरे मास को अपने तरफ खींचती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर आपको इस फोर्स को कैलकुलेट करना हो कि भाई हम इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान देंगे F इज इक्वल टू, हम यहां क्या करेंगे, इस दोनों मास का प्रोडक्ट करेंगे, अर्थात M1 इंटू M2। आखिर हम इस दोनों मास का प्रोडक्ट क्यों करते हैं? क्या कारण है कि हम यहाँ M1 इंटू M2 ही लिखे हैं? इस चीज को भी हम समझेंगे। एक क्लास में प्रत्येक चीज को समझना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पेशेंस के साथ ध्यान पूर्वक आप क्लास बाय क्लास करते जाएं, आपको समझ में आएगा कि भाई मैंने यहाँ पे M1 इंटू M2 ही क्यों किया, ये दोनों का प्रोडक्ट ही क्यों लिया। इस चीज को भी मैं डिराइव करके आपको बताऊंगा, लेकिन तत्काल के लिए आप जान लीजिए कि भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच जब जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब इसको डिवाइड करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जैसे मान लीजिए कि इस दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है r, तो इस दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के तो हम यहां लिखते हैं स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्लास बाय क्लास हम इसको समझते जाएंगे। अब देखिए सवाल ये उठता है कि जो M1 है और ये M2 है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, वो डिस्टेंस हम यहां से लेकर यहां तक लेंगे या फिर यहां से लेके यहां तक लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम ये जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में केवल अर्थ ही नहीं, प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। हम ये भी जानते हैं कि अर्थ जब दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ जो अट्रैक्ट करती है, अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। हम इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं। और अर्थ ही नहीं, प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करती है। तो हम जानते हैं कि भाई ये मान लिया ऑब्जेक्ट M1 है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस M1 का सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, और ये M2 है तो इस M2 का सेंटर क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो जो ये R हम लोग ले रहे हैं, जो M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2, वो ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। तो कौन सा डिस्टेंस होगा? ध्यान दें, तो वो डिस्टेंस जो है, ध्यान दीजिए, वो डिस्टेंस जो है आपका कौन सा होगा, ध्यान देते हैं। वो डिस्टेंस ये दोनों में से कोई नहीं होगा, बल्कि इसके सेंटर से होगा। कहां से होगा? इसके सेंटर से होगा। तो ये होगा आपका R। इस चीज को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो हमें क्या सीखे कि केवल अर्थ ही नहीं, पूरे हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपने सेंटर की तरफ। जैसा कि अर्थ क्या करता है, वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर की तरफ। इसलिए जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर हम फोर्स निकालते हैं, हम जानते हैं कि ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, फोर्स क्या है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, पढ़ेंगे। ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव नेचर का है ना। अब तो हमने देखा कि जो हम इस दोनों मास के बीच जो डिस्टेंस ले रहे हैं, वो हम डिस्टेंस सेंटर से लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और भी है, वो टर्म है कैपिटल G, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान देंगे ये कैपिटल जी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ये कहां से यहां पे आ गया। फिर ये F इज इक्वल टू, तो मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा था, फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रीवियस चैप्टर जो फोर्स एंड एक्सेलरेशन था, हमने वहां पढ़ा था कि भाई F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पर ये नया फॉर्मूला कहां से आ गया, और यहाँ पे m1 और m2 का प्रोडक्ट ही क्यों किया गया है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर ही क्यों किया गया है, और यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g ही क्यों है। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। अब ध्यान से, हाँ हम अब तक ये चीज समझ चुके हैं कि पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, और उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जब हम अट्रैक्टिव फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो जो फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं वो यही होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये क्या है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है 6.674 into 10 to the power -11, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। और इसमें जो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है वो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के न्यूमेरिक वैल्यू का यूनिट है। वो क्या है, यूनिट है। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां से आया, इसका न्यूमेरिकल, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही क्यों है, इन सारी चीजों पे हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही एक दिलचस्प केस है जिसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और वो केस क्या है, हम ये तो जान गए कि न्यूटन ने ऐसा रियलाइज किया, ऐसा रिसर्च किया, तो बताया कि भाई केवल अर्थ ही नहीं, ठीक है, पूरे मिल्की वे गैलेक्सी, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग केस जो है हम लोग देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। मान ले, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ पे सपोज कीजिए कि कोई जो है हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट का मास जो है हम कुछ मान लेते हैं, कितना मान लें, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है 35 किलो का कोई मास यहाँ पे रखा हुआ है, कोई बोरा होगा, चाहे कोई चीज होगा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज रखा हुआ, चावल भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है, कोई भी चीज, जो कि इसमें 35 kg का पूरा मास है। अब सवाल हम लोग ने ये देखा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है जिस मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ, उसी मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट को खींचता है। अगर पहला ऑब्जेक्ट एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ खींच रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ ही खींचेगा। ये बात तो हम समझ चुके हैं। अब अगर ये मास अगर 35 kg का है और ये मास को, तो निश्चित है कि ये अर्थ है और एक मास है, तो निश्चित है कि अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और मास दूसरा ऑब्जेक्ट है, अनदर ऑब्जेक्ट है, तो निश्चित है इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, अर्थ और अर्थ पे रखा हुआ इस मास के बीच एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, सपोज दैट कि ये मास इस अर्थ पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इस मास का जो है, मास जो है, इस ऑब्जेक्ट का मास, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसका मास क्या है, m मतलब क्या होता है, मास, जो कि 35 kg है। ठीक है, अब अगर हम ये निकालना चाहें तो निश्चित है कि अर्थ जो है इस मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब अपने सेंटर की तरफ खींचेगी एक फोर्स के साथ। अगर हम ये पता करना चाहें कि भाई वो कौन सा फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींचेगी, जनरली हम अप्रोक्सीमेटली पता कर सकते हैं, जैसा कि हमने फोर्स एंड एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमने फोर्स एंड एक्सेलरेशन में वेट के बारे में भी पढ़ा है कि वेट जो होता है एक फोर्स होता है। वेट क्या है,
एक फोर्स है, वेट जो है एक फोर्स है जिसको हम लोगों ने W से डिनोट किया था, और ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट क्या होता है, ये फोर्स होता है। जैसा कि हमने फोर्स का बहुत सारे टाइप्स पढ़ा था, जो है ना, टेंशन फोर्स पढ़ा था, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, नॉर्मल फोर्स पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था, उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था, उसमें एक वेट भी था, जो वेट इज इक्वल टू क्या है, m इंटू सी। अगर हम लोग इसका ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड करें कि निश्चित है कि अगर ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को कुछ F फोर्स के साथ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस अर्थ को एक F फोर्स के साथ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर पृथ्वी इस मास को अपने तरफ खींच रही होगी, तो ये मास भी पृथ्वी को अपने तरफ खींच रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू पता करते हैं, वो वैल्यू क्या है। तो अगर हम लोग इस फोर्स को पता करें तो हम लिख सकते हैं वेट एक फोर्स है, तो वेट है, वेट इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू या f इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स ही है। तो मान लें कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड पता करें तो m इंटू g यानी mg। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है 35 kg, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है इसका वैल्यू है 10 मीटर। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, या तो हम जो इसका वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जैसा कि हमने फोर्स एंड एक्सेलरेशन चैप्टर में पढ़ा था, और या तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, अप्रोक्स। ठीक है, अब अगर हम इसका जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ हो गया, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 350 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग न्यूटन लिखते हैं, जो कि फोर्स का एसआई यूनिट है। तो ये कितना हो गया, 350 न्यूटन। अर्थात ये अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को 350 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट को 350 न्यूटन से क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को 350 न्यूटन से अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस अर्थ को अपने तरफ 350 न्यूटन से ही खींचेगा, खींचना ही है। यही है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस फोर्स के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ पहले ऑब्जेक्ट को खींचता है। तो मतलब अगर ये अर्थ पे ये मास रखा हुआ है और ये अर्थ इस मास को अपने सेंटर की तरफ 350 न्यूटन से खींच रहा है, 350 न्यूटन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो निश्चित है कि ये ऑब्जेक्ट भी 350 न्यूटन के साथ ही इस अर्थ को भी अपने तरफ खींचेगा। तो दिलचस्प बात यह है कि जब इसी में हम ऐसा कैलकुलेट कर ले, मान लीजिए कि अगर ये मास जो पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पे हमने रखा है, सपोज कीजिए कि यही ऑब्जेक्ट किसी पेड़ पे रखा होता, मान लीजिए कि कोई जो है किसी पेड़ पे, सपोज दैट कोई आदमी ही खड़ा है, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई इंसान या कोई ह्यूमन बीइंग्स ही है जो इस पेड़ पे खड़ा है, और इसका मास कुछ भी हो सकता है, 35 केजी, 35 केजी, 45 केजी, कुछ भी हो सकता है। तो निश्चित है कि सपोज कीजिए इसका पिक्चर हम दूसरे जगह एक ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक पेड़ है और इस पेड़ पे जो है एक आदमी जो है इस तरह खड़ा है, और ये क्या करता है कि पृथ्वी पे, ये अर्थ पे इस पेड़ के ऊपर से छलांग लगाता है। तो जब ये इंसान इस पेड़ के ऊपर से छलांग लगाएगा, तो क्या ये इंसान, निश्चित है कि वो इंसान जो है नीचे की तरफ गिरेगा, तो अर्थ जो है इस इंसान को नीचे की तरफ खींचेगा। तो जब ये छलांग लगाएगा पेड़ से, तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो क्या अर्थ भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। लेकिन जब ये छलांग लगाएगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, अर्थ इसकी तरफ नहीं खिंचाएगा। ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन अर्थ इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, अर्थ इसकी तरफ खिंचाता हुआ नहीं आता है। ये पृथ्वी की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा, लेकिन अर्थ इसकी तरफ खिंचाता हुआ नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसी चीज को हम लोग पता करेंगे। अब देखिए,
ये जो इंसान है जो इस पेड़ पे खड़ा है, इसका कुछ तो कुछ मास होगा और निश्चित है कि इस अर्थ का भी मास होगा। तो अगर इस इंसान और इस अर्थ के मास को कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा? एक तरह से बेवकूफी का ही काम होगा, क्योंकि ये जो इंसान है इसका जो मास होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा होगा। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 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 छोटा होगा, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए हम ये मानते हैं कि जो अर्थ है, इस अर्थ का मास जो है वो सपोज दैट की कैपिटल एम है। निश्चित है ये क्या है? अर्थ का मास कैपिटल एम या फिर कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ। और इसके कंपैरिजन में जो ये इंसान है, इस इंसान का मास क्या होगा? निश्चित है बहुत छोटा होगा। अर्थ के कंपैरिजन में बहुत नहीं बल्कि बहुत 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 छोटा होगा, यानी बहुत ज्यादा छोटा, बहुत स्मॉल होगा। तो ये जो इंसान है इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा स्मॉल है। इसका मास क्या होगा? इसके कंपैरिजन में स्मॉल है। हम ऐसे भी जानते हैं कि अर्थ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेक है ना, बड़े बड़े रिवर्स हैं, समुद्र है, पहाड़ है, बहुत सारी चीजें हैं जो जो अर्थ के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। और अर्थ सबको संभाले हुआ है, अर्थ जो पृथ्वी जो है वो सबको संभाले हुई है, सब उसपे फिक्स है। तो ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये इंसान है और ये जो अर्थ है, पूरा एक अर्थ, इसके मास और इसके मास में कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा? इसका जो ये मास है ये बहुत छोटा होगा। तो अब हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर इस फार्मूला से हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास। ये M की तरह के डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान दें, निश्चित है कि ये अर्थ इस इंसान, यानी इसको हम कोई ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अपने, मतलब इस इंसान को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब खींचेगी। मान लीजिए अर्थ का सेंटर है और ये इसको अपने सेंटर की तरफ क्या करेगी? F फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो हम जब ये इसको F फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी तो ये इंसान भी अर्थ को उसी मैग्नीट्यूड जो फोर्स, जो F, जो वैल्यू F है, अगर अर्थ जो है इस इंसान को F मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है अपने तरफ, तो ये इंसान भी इस अर्थ को F मैग्नीट्यूड के फोर्स से, ये इंसान भी इस अर्थ को F मैग्नीट्यूड के फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। अर्थ जो है इस इंसान को मान ले कि F फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो ये इंसान भी अर्थ को F फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। फिर भी ये जो इंसान है वो अर्थ के तरफ खींचा हुआ चला आएगा जब ये जंप करेगा तो, लेकिन अर्थ जो है वो इंसान की तरफ खींची हुई नहीं आएगी, पृथ्वी जो है वो खींची हुई नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा रीजन इसलिए होता है क्योंकि इस इंसान का मास अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में, अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। बहुत ही नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। अब सपोज करें कि हम इस इंसान, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जब ये इंसान जंप करता है तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ कितने एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेटेड होता है, मतलब खिंचाता है, त्वरित होता है या अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से A इज इक्वल टू F बाई M। अगर इस इंसान का हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो ये A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स और स्मॉल मास M इस अर्थ के रिस्पेक्ट में। और इस अर्थ का अगर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया जाए तो क्या हो जाएगा? फोर्स, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, और इस अर्थ का जो मास है कैपिटल M या ME, मास ऑफ अर्थ। तो जब हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये इस एक्सेलरेशन का वैल्यू, इस एक्सेलरेशन के वैल्यू से वेरी वेरी स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा आएगा, इतना छोटा आएगा कि इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो समझिए एक तरह से पॉसिबल ही नहीं है, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है। यही कारण है कि जब ये जो इंसान है जब अर्थ पे जंप करेगा, जब
ऊपर से कूदेगा अर्थ की तरफ, तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट तो होगा, भले ही फोर्स बराबर ही क्यों नहीं हो, लेकिन अर्थ जो है वो इस इंसान के कंपैरिजन में अधिक मास होने के कारण वो अर्थ जो है इस इंसान की तरफ नहीं खिंचाएगा। वो कौन सा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा, तो ये इंसान अर्थ के सेंटर की तरफ खिंचा हुआ चलाएगा, ना कि ये अर्थ जो है इस इंसान की तरफ खिंचाएगा। तो मैं फिर से बता दूं इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि इस अर्थ के कंपैरिजन में इस इंसान का मास बहुत ही छोटा है, और जब हम इस दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, तो जब हम अर्थ के मास को लेकर जब मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है, तो एक्सेलरेशन इतना छोटा आया है इस एक्सेलरेशन की तुलना में कि अर्थ किसी भी हाल में कभी भी ये इस इंसान की तरफ खींचा हुआ नहीं जाएगा, बल्कि ये इंसान जो है अर्थ के सेंटर की तरफ खींचा हुआ चला जाएगा। और ध्यान दें, फिर से मैं बता दूं, ये F इज इक्वल टू जो G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर है, इसमें G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मैं फिर से इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षर में। G इज इक्वल टू 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया कि भाई ये फार्मूला कैसे जनरेट मैंने किया, इस फार्मूला को कैसे बनाया, इस फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये जो है क्या है, जी है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो 6.674 into 10 to the power -11 है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं। और ये इसका यूनिट है। यूनिट कहां से आया है, कैसे डिफाइन किया गया है, यहां न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही क्यों है, इस चीज पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए।